हेलो स्टूडेंट्स, की हाल सब चंगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो 5th चैप्टर चल रहा था उसका हम आज बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक के बारे में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं साबुन। देखिए, साबुन असल में जो है किस लवण से बनता है, और एक क्वेश्चन आता है साबुनीकरण के बारे में कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, साबुनीकरण। तो देखिए, दोनों को ही हम इस एक परिभाषा में ये बात आ जाएगी कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। मैं इस परिभाषा को लिख देता हूँ कि उच्च वसीय अम्लों की सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उच्च वसीय अम्लों की सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से क्रिया कराने पर साबुन प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है। और इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी बात की साबुन कैसे बनता है और साबुनीकरण क्रिया किसे कहते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों की सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब समझ गए होंगे आप NaOH, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, इन दोनों के जलीय विलयन में से किसी के भी साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बन जाता है, साबुन। और इस क्रिया को हम कहते हैं साबुनीकरण रिएक्शन। चलिए, अब इसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जानने ज़रूरी हैं। पहली बात, देखिए, इसके अलावा भी लवण हो सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम के अलावा भी लवण हो सकते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम से जो बने साबुन होते हैं वो जल में अधिक विलय होते हैं। क्या होते हैं ये? जल में अधिक विलय होते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है, अगर क्वेश्चन पूछे कि सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से जो बने हुए साबुन है, उन दोनों में से मृदु यानी अधिक मुलायम साबुन कौन सा होगा, तो किसका होगा? पोटेशियम से। तो यहाँ हम लिख देंगे कि पोटेशियम लवण से जो बना साबुन है वो क्या होता है? अधिक मृदु होता है। ठीक है, नरम होता है साबुन। ये बात समझ में आ गई? चलिए जी, इसके बाद में एक और इसमें एक आपको जो बात समझनी है, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि यदि आपको ट्रांसपेरेंट पारदर्शी साबुन बनाना है तो फिर हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो आप बताएंगे ग्लिसरीन का। किसका करेंगे? ग्लिसरीन का। ठीक है, तो हमें साबुन के अंदर ग्लिसरीन का उपयोग करना है। कब करना है? पारदर्शी साबुन के लिए। इसको याद कर लेना आप, पारदर्शी साबुन के लिए। अच्छा, जो ये हमने पढ़ा अभी, पोटेशियम लवण अधिक मृदु होते हैं, तो ये अब किस में काम में आएंगे ज़्यादा? जैसे कि शेविंग क्रीम बनाने के काम में आते हैं ये, शेविंग क्रीम, या फिर शैम्पू जो बनते हैं, शैम्पू। बात सही में आ रही है? तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा कुछ साबुन के बारे में। अब इसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि साबुन जो है वो मृदु जल में यानी मीठे जल में तो सफाई कर पाता है ये कपड़ों की या जो भी है, लेकिन कठोर जल के अंदर ही सफाई की क्रिया नहीं कर पाता। तो कठोर जल में जो है क्यों नहीं कर पाता? क्वेश्चन आता है ये। क्वेश्चन क्या आएगा कि साबुन कठोर जल में सफाई की क्रिया नहीं कर पाता, क्यों? चलिए, तो समझते हैं इसको। देखिए, इसके लिए आपको क्या बताना है कि साबुन जो है, साबुन की जैसे हम एक रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं। रिएक्शन नहीं पढ़ी अभी। CH2COOR, उच्च वसीय हम ले रहे हैं पहले हम CH3OR और CH2COOR। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये होता है उच्च वसीय अम्ल। अब ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है,
ये सिर्फ इसका एक फॉर्मूला टाइप हमने बना दिया। अब यहाँ पर R का जो मतलब होता है वो होता है रिएजेंट, यानी यहाँ पर आप हाइड्रोकार्बन जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसा जो है उच्चवसीय अम्ल होगा उतने यहाँ पर कार्बन जोड़ दिए जाएंगे। तो उसको शॉर्ट में करने के लिए सिर्फ R यहाँ पर जो है लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए प्लस इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे 3NaOH से। किससे करवाएंगे? 3NaOH से। देखिए यहाँ से अभी ब्रेक कहाँ से होगा ये समझना है अपन को। ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। Na जो है वो तो अटैच हो जाएगा इसके साथ में, और ये पूरी जो श्रृंखला ये अटैच हो जाएगी इसके साथ में। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका CH2 CH CH2, ये हो गया OH OH OH। तो ये क्या बन गया? ग्लिसरोल, ग्लिसरोल प्लस साथ में आपके बन गया साबुन। ठीक है, RCOONA। तो साबुन का सूत्र हमारे पास आ गया। ठीक है, ये साबुन हो गया, ये ग्लिसरॉल हो गया। तो ये हो गई इसकी रिएक्शन। तो इसको भी आप याद कर लेना, बात समझ में आ गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको आप लिख लेना। आगे चलते हैं। आगे जो है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन आता है कि साबुन कठोर जल में सफाई की क्रिया क्यों नहीं कर पाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब इसको जो है क्या बताना है, आपको जवाब क्या देना है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जब साबुन से सफाई की क्रिया की जाती है तो साबुन के अंदर जो है सूत्र क्या पढ़ा अभी अपन ने? RCOONA। ठीक है, अब जो कठोर जल होता है, कठोर जल में कैल्शियम आयन होते हैं और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। कौन कौन से आयन होते हैं? कैल्शियम के आयन होते हैं और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। तो जैसे ही हम साबुन से कठोर जल में सफाई की क्रिया करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो हैं वो सोडियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये प्रतिस्थापित कर देते हैं। और प्रतिस्थापित करके वो क्या बना लेते हैं? वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं वो जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होने की वजह से वो जो है अवक्षेपित हो जाते हैं और सफाई की क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज भी पढ़ा साबुन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अपमार्जक। जैसे कि आपको पता है कि अपमार्जक को हम डिटर्जेंट कहते हैं, और डिटर्जेंट जो है वो एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है सफाई करने वाला, टू वाइप क्लीन, सफाई करने वाला। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अपमार्जक जो होता है वो भी साबुन की तरह ही होता है। ठीक है, और साबुन की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये कठोर जल में भी सफाई का कार्य करता है। अब कठोर जल में सफाई कार्य करता है, उसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए R-OSO3 -Na+। ठीक है, एक तो हो गया आपका सोडियम एल्किल सल्फेट। दूसरा इसमें जो है एक और फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें हो जाएगा आपका बेंजीन आपका जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको Na+। तो इसको बोलेंगे हम सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो इसके ये दो फॉर्मूले यहाँ पर जो है आपके सामने हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो आपके अपमार्जक होते हैं ये कठोर जल में सफाई की क्रिया कर पाते हैं। तो इस सफाई की क्रिया क्यों कर पाते हैं, उसका रीज़न क्या है, सवाल आता है। तो आपको बताना है कि जब अपमार्जक से कठोर जल में सफाई की क्रिया की जाती है तो कठोर जल में क्या मौजूद होते हैं? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होते हैं। तो जैसे ही इससे क्रिया की जाती है तो यहाँ से ये सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, सोडियम आयन को जैसे ये प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या बना लेते हैं? ये कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के सल्फोनेट्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ये सल्फोनेट बना लेते हैं ये। अब जो ये सल्फोनेट होते हैं ये जल में विलय होते हैं। कैसे होते हैं? जल में विलय होते हैं, जिसकी वजह से जो है अपमार्जक जो है वो कठोर जल में भी सफाई की क्रिया कर पाता है। तो ये हमने पढ़ लिया अपमार्जक। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि अपमार्जक जो होता है लेकिन ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, यानी ये प्रदूषण फैलाता है। क्यों? क्योंकि अपमार्जक जो होते हैं ये जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं हो पाते। ठीक है,
तो अपमार्जक जो है ये प्रकृति के लिए बहुत नुकसानदायक है और जीवाणु जो है वो इसे अपघटित नहीं कर पाते हैं उच्च शाखाओं वाले हाइड्रोकार्बन को। तो इसके लिए हम इसको बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर कम शाखित वाले हाइड्रोकार्बनों को जो है अपमार्जकों को लिया जाता है, जिसकी वजह से फिर वो जो है आसानी से जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा अपमार्जक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मिसेल के बारे में। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मिसेल निर्माण। तो मिसेल निर्माण के लिए हम जो है एक साबुन का यहाँ पर एग्जाम्पल आपको है सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, सोडियम स्टीयरेट एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, इससे बात समझ में आपको आ जाएगी। C17H35COONA। ठीक है, ये सोडियम स्टीयरेट हो गया। तो जब साबुन क्रिया करता है, ठीक है, जब सफाई क्रिया होती है तो उस वक्त जो ये साबुन होता है वो आयनित हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका C17H35COO-। ठीक है, और Na जो है वो इससे अलग हो जाएगा, तो ये Na+। तो इस तरीके से हमारा बन गया सोडियम स्टीयरेट आयनित। इस तरीके से हो जाता है। या अगर आपको याद नहीं हो सके या याद हो जाए तो साथ में हमें एक और याद कर लेना है। तो हम इसकी जगह दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, रेक्सोना, यानी हम शॉर्ट में इसको कह सकते हैं वैसे ही। तो RCOONA याद करने के लिए तो रेक्सोना साबुन आता है, तो इसको याद कर सकते हैं आप साबुन के सूत्र को RCOONA। ठीक है, ये भी आयनित होगा तो कैसे बनेगा RCOO- ठीक हो गई बात। चलिए, इसको अगर हम मिसेल जब हम बनाना है तो देखिए किस तरीके से आयनित होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी कुछ। अब इसमें एक भाग हो गया ध्रुवीय, एक अध्रुवीय हो गया। तो जो ध्रुवीय भाग है आपका, ध्रुवीय भाग है वो कैसा होता है आपका जल स्नेही। कैसा होता है जल स्नेही। और जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, इधर है हाइड्रोकार्बन, तो ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन सिरा। हाइड्रोकार्बन सिरा जो होता है वो कैसा होता है जल विरोधी। अब ये व्यवस्थित कैसे होते हैं, तो अभी आप लिखोगे इसके लिए कि जो साबुन से जब सफाई की क्रिया होती है तो वो आयनित हो जाता है। ठीक है, तो उसमें एक सिरा तो बनता है हाइड्रोकार्बन सिरा जो कि जल विरोधी होता है, दूसरा सिरा होता है जल स्नेही सिरा जिसे हम ध्रुवीय भाग कहते हैं। और ये इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि जल विरोधी सिरा तो अंदर की ओर होता है और जल स्नेही यानी जो जल की तरफ जाएगा, जल स्नेही भाग वो बाहर की तरफ होता है। और ये व्यवस्थित होकर के मिसेल का निर्माण करते हैं। तो ये इसकी इस तरीके से स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी। इस तरीके से मिसेल की जो है एक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा मिसेल।